पूरा वर्क है उनको हम 6 एरिया में क्लासिफाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला है इन्होंने कास्ट के ऊपर लिखा, कास्ट के ऊपर इन्होंने वो किया। और इसमें क्या किया है कि बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया कंबाइन की है। इस बुक में इन्होंने जो ये जो बुक लिखी है उसमें कंबाइन किया, हिस्टोरिकल कंबाइन है, एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, किसको जानने के लिए, कास्ट को, और किनशिप है जो रिश्तेदारी है इन इंडिया, कास्ट, ट्राइब्स, किनशिप, फैमिली, मैरिज, कल्चर, सिविलाइजेशन, सिटीज़, रिलीजन, कन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशंस, ये सभी इन्होंने अपनी बुक है जो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसमें कवर करने की कोशिश की है, इनके ऊपर वर्क किया है और बेटर समझने की कोशिश की है कि ये क्या इंडिया के टूवर्ड नेशनलिज्म ये वर्क करते हैं या कि इंडिया को डिवाइड करते हैं। और कोशिश की है कि अंडरस्टैंड करने की कास्ट को हिस्टोरिकल टेक्सचर से, और कंबाइन किया इसको फील्ड वर्क और कल्चरल पर्सपेक्टिव से। कास्ट है उन्होंने हमें ट्राई किया है कि कास्ट सिस्टम फ्रॉम ए हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एंड इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव, कास्ट को देखा है कि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से और इंटीग्रेटिव जो कि कास्टिज़म है इंडियन सोसाइटीज़ में, तो ये इंटीग्रेटेड है या डिवाइड करता है या फिर इंटीग्रेट करता है, जोड़ के रखता है, एक मजबूत इंडिया को मजबूत बनाता है। एम्फसाइज 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोशिश की है इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द किन एंड कास्ट नेटवर्क इन इंडिया हैड पैरेलल इन सम अदर सोसाइटीज़ आल्सो। उन्होंने जो 2 पॉइंट्स बताए हैं इनको स्टडी करने के बाद कि जो इंडिया के जो किन है, रिश्तेदारी है, रिलेशंस हैं, जो फैमिलीज़ वगैरह है उनमें, और कास्ट है जो कास्ट नेटवर्क और किन नेटवर्क है जो इंडिया का, वो पैरेलल है बाकी सोसाइटीज़ की तरह, बाकी सोसाइटीज़ में भी ऐसा ही होता है। और दूसरा है द किनशिप एंड कास्ट इन इंडिया सर्व इन द पास्ट एज ए इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क, जो कास्ट और किनशिप है ये इंडिया को इन्होंने पहले भी जोड़ने का काम किया है, ना कि अलग करने का, डिवाइड करने का काम किया है। और इनके जो 6 स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम एज फॉलोइंग, 6 इनके जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर से कास्ट सिस्टम का ये डिफाइन करते हैं। एक है सेगमेंटेशंस, डिवीजन, सेगमेंटेड मतलब सेगमेंट टाइप में, सिस्टमेटिकली टाइप में डिवीजन्स है ये, ठीक है। दूसरा है हियरार्की, अपर कास्ट, ब्राह्मण, वैश्यास, शूद्रास, ऐसे करके, और उसके लास्ट में अनटचेबिलिटी, ये आगे हियरार्किकल टाइप्स में, ठीक है। थर्ड फीचर्स है लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस, वहाँ पे ऑक्यूपेशंस को सिलेक्ट करने का क्या है, चॉइस नहीं रहती है, जिस कास्ट में पैदा हुए आपको उसी में वर्क करना है, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीएस गुर्रे। जब इन्होंने कास्ट को स्टडी किया तो 6 स्ट्रक्चर्स हैं, जो फीचर्स हैं उन्होंने बताए, डिफाइन किए। थर्ड है प्रिविलेजिंग ऑफ प्रोबिटेशंस, जो चीज़ें जो अकॉर्डिंग टू कास्ट जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें समाज में अच्छी नहीं मानी जाती, उनको प्रिविलेजिंग ऑफ प्रोबिटेशंस माना जाता है, उनको हमें फॉलो करना ही करना है। फिफ्थ है कमेंसलिटी, फूड हायरार्कीज इन कास्ट, कच्चा फूड, पक्का फूड एंड ड्रा फूड, जो हमेशा जैसे ब्राह्मण्स हैं वो जो शूद्रास या अनटचेबिलिटी के जो बनाया हुआ खाना है वो नहीं खाते हैं, तो वैसे ही कच्चा फूड, पक्का फूड और रॉ फूड ये भी उन्होंने डिफाइन किया। 6 किया रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, 6 पॉइंट है मैरिज का कि जो उसका कास्ट का है कि मैरिज एक सिस्टमेटिकली वे में एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है कास्ट में, वहीं पे हम कर सकते हैं शादी, उससे बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। इंडोगैमी और एक्सोगैमी जो कंसेप्ट है, इंडोगैमी हो गया एक रिस्ट्रिक्शंस, एक रूल्स बनाए हुए हैं, उनसे अगर कोई कास्ट से बाहर जाके शादी करता तो एक्सोगैमी बोलते हैं। तो इंडोगैमी क्या हो, इंडोगैमी हो गया उसी कास्ट के रिगार्डिंग जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसको हमने फॉलो करना, उसी हिसाब से शादी करनी है, उसको बोलते हैं इंडोगैमी। तो ये है कि कास्ट जो मैरिज है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, कुछ सिनेरियोज बताए, कुछ लिमिटेशंस, कुछ दायरा बनाया है कास्ट में, वहीं पे हम शादी कर सकते हैं। Beside the above characteristic, Gurre laid particular stress on endogamy as the most important feature of the caste system.
क्या, जैसे कि ऊपर से मैंने अभी बताया है कि जो इंडोगेमी हो गया वो इम्पॉर्टेंट फ्यूचर है अकॉर्डिंग टू जीएस गुर्रे इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पे इंडोगेमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। कास्ट हिरार्कीज मेंटेन थ्रू इंडोगेमी, जो कास्ट हिरार्कीज है उसको हम इंडोगेमी के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड है ट्राइब। पहला था वो उनका जो कास्ट था, अब नेक्स्ट वर्क है ट्राइब। ट्राइब में क्या हुआ, ट्राइब क्या है, वर्क ऑन द ट्राइब वाज जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक। महादेव कोलिज एंड जनरल बुक ऑन एसटीज इन इंडिया। जो ये बुक है ट्राइब की, इन्होंने वर्क किया है कौन से ट्राइब्स के ऊपर, जो है महादेव कोलिज, ठीक है, उनके ऊपर वर्क किया है, सर्वे किया है, फील्ड वर्क किया है। और जनरल बुक ऑन एसटीज, जो एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो इन इंडिया, उनके ऊपर जीएस गुर्रे ने वर्क किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अकॉर्डिंग टू हिम क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द एस्टेब्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द आइसोलेटेड अप्रोच सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइब इज़ टू बी मेंटेन एट एनी कॉस्ट। क्या टाइम के हिसाब से जब भी इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे मेजॉरिटीज़ ऑफ द एस्टेब्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने क्या हमेशा कोशिश की है, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशंस है उन्होंने आइसोलेट अप्रोच अप्लाई किया सेपरेट करने के लिए। आइडेंटिटी, उनकी पहचान, जो ट्राइब्स की पहचान है उनको सेपरेट रखने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ने कोशिश की है उनको सेपरेट रखने की। ऑफ द ट्राइब टू बी मेंटेन एट एनी कॉस्ट, हर वो मुमकिन कोशिश की है उनको सेपरेट, उनकी अलग पहचान रखने की कोशिश करने में। थर्ड है आइसोलेट नॉट पॉसिबल, ट्राइब्स ऑलरेडी हिंदुइस्ट। गुर्रे ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट। गुर्रे ने जब ये स्टडी की उसके बेसिस पे उन्होंने कहा है कि आइसोलेट रखना, एक कास्ट को दूसरी कास्ट से अलग रखना, टोटली डिफ्रेंशिएट मतलब अलग कर देना दूसरी कास्ट से, वो पॉसिबल नहीं है। और जो ट्राइब्स हैं वो ऑलरेडी हिंदूज़ हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो है गुर्रे बिलीव करते हैं कि द सेपरेट आइडेंटिटी कैन नॉट बी मेड एज अर्लियर मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स हैज़ बीन हिंदुआइज्ड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट विद हिंदू। एक साइड बोल रहे हैं कि ये आइसोलेट रखना पॉसिबल नहीं है, दूसरे साइड गुर्रे बोल रहे हैं कि जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ट्राइब्स है वो क्या है कि हिंदू बन चुकी हैं, अपने आप को हिंदू मान रही हैं ड्यू टू कॉन्टैक्ट, लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट विद हिंदूज़। ज़्यादा वक्त हिंदूज़ के साथ रहने से उनका जो मानना है कि वो जो ट्राइब्स हैं वो हिंदू बन चुकी हैं। फोर्थ पॉइंट है, ट्राइब को स्टडी करते हुए इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बताने की कोशिश की है कि इट इज़ फर्टाइल टू सर्च फॉर द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइब्स। क्या है, ये खुशकिस्मती है कि सेपरेशन आइडेंटिटी ऑफ ट्राइब्स है, दे आर नथिंग बट द बैकवर्ड कास्ट हिंदू। ये जो पॉइंट है बैकवर्ड कास्ट हिंदू, ये हमेशा मुझे लगता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसमें बोलते हैं कि ये जो बैकवर्ड कास्ट हिंदू कंसेप्ट है ये किसने दिया, तो ये दिया है जीएस गुर्रे ने। उन्होंने कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, जो ट्राइब्स हैं वो खाली बैकवर्ड कास्ट हिंदू हैं। देयर बैकवर्ड वाज ड्यू टू देयर इम्परफेक्ट इंटीग्रेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। उनका जो बैकवर्डनेस है, उनका जो सेपरेशंस है वो खाली एक ही वजह से है, क्योंकि उनकी जो इंटीग्रेशन है वो अच्छे से नहीं की गई है। इम्परफेक्ट इंटीग्रेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। द संथाल्स, ये जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जैसे कि संथल्स हो गए, भील हो गए, गोंड हो गए, एक्स्ट्रा ईटीसी हु इज़ लिव इन साउथ सेंट्रल इंडिया आर इट्स एग्जांपल्स। ये जो अभी इन्होंने बताया है कि ट्राइब्स हैं, ये क्या हैं, खाली बैकवर्ड कास्ट हैं हिंदू की, जो कि एक परफेक्ट तरीके से इनको हिंदुइज़म में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो ये एक एग्जांपल्स हैं किसकी, बैकवर्ड कास्ट हिंदू की। फिर है फिफ्थ पॉइंट, उन्होंने बताया कि गुरु आल्सो हाईलाइटेड द पॉजिटिव ऑफ एसिमिलेशंस।
उन्होंने जो असेमिलेशन क्या हुआ, असेमिलेशन हो गया कोई बड़ा छोटा कल्चर बड़े कल्चर में मिक्सअप हो जाना, कोई भी जो भी बड़े के साथ जैसे ही मिलते हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है, मिंगल अप हो जाता है, उसके बीच में हो जाता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अंडर हिंदू इन्फ्लुएंस, जो हिंदू इन्फ्लुएंस है उसके अंडर आके जो ट्राइब्स हैं उन्होंने लिक्विड ड्रिंकिंग, रिसीव एजुकेशन, गेव अप लिक्विड ड्रिंकिंग, उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, उसके बाद हायर एजुकेशन लेने स्टार्ट कर दिया, एजुकेट हो गए और उनमें जो इम्प्रूवमेंट आई देयर एग्रीकल्चर में उनकी इम्प्रूवमेंट आई, रहने सहने में, उनके कल्चर में, उनका उठने बैठने में, ये सब चीज़ें उनमें चेंजिंग आई। किसके इन्फ्लुएंस होने से प्रभावित हुए, किससे, हिंदुज़म से। ठीक है। 6 पॉइंट है इन हिज लेटर वर्क ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स। जब उनका लास्ट में जब ये वर्क था, एक नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब पे वर्क कर रहे थे, उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया कि सेक्शनिस्ट ट्रेंड, ही फेल्ट दैट अनलेस दीज वर हेल्ड इन चेक द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ द कंट्री वुड बी डेंजर्ड। ठीक है। उन्होंने कहा कि जब तक इसको चेक नहीं करेंगे, सिस्टमेटिकली तरीके से इसको हम अरेंज नहीं करेंगे, इनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक जो इंडियन का जो सिस्टम्स है वो ख़तरे में है। ठीक है। हिंदुज़म ख़तरे में है। किनशिप, फैमिली एंड मैरिज, ये इनका नेक्स्ट वर्क था जो कि बहुत ही फेमस है, इनके ऊपर इन्होंने काम किया है। तो किनशिप, रिश्तेदारी, फैमिली और मैरिज, ये हैं इनका टॉपिक्स। ठीक है। द रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड किनशिप इज़ वेरी क्लोज अकॉर्डिंग टू जी.एस. गुर्रे, बिकॉज एक्सोगेमी और एंडोगेमी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है क्या होता है, इज़ लार्जली बेस्ड ऑन किनशिप। ये जो डिपेंड है वो किनशिप पे है, और रियल और इमेजिनरी, चाहे वो हम इमेजिनरी सोच के माइंड में रख के सोचें या फिर आंखों के सामने देखें कि ये जो हैं वो क्या है, किनशिप के ऊपर बेस है। और इफेक्टिव यूनिट ऑफ कास्ट, ये बहुत ही इफेक्टेड है यूनिट, कास्ट के एक इफेक्टेड यूनिट है। सब कास्ट इज लार्जली कंस्टिट्यूटेड ऑफ किन्समैन, जो सब कास्ट है वो भी किन्समैन की वजह से बनती है। There are 3 types of marriage according to Gurre restrictions in our society. According to गुरे के मुताबिक 3 टाइप की जो मैरिज है वो रिस्ट्रिक्शंस है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, वो वैसी जो शादियां हैं हम नहीं कर सकते सोसाइटी में। विच शेप द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड किनशिप, वो क्या करते हैं, कास्ट और रिलेशनशिप के बीच में एक शेप बना देते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं शादीज़, एक है इंडोगैमी, सेकंड है एक्सोगैमी और थर्ड है हाइपरगैमी। इंडोगैमी, एक्सोगैमी और हाइपरगैमी। हाइपरगैमी क्या हुआ, जहाँ पे हाइपर और हाइपो, वहाँ पे हायर कास्ट का, ये हाइपरगैमी और हाइपोगैमी में क्या होता है कि दोनों जो मेल और फीमेल जब शादी करते हैं वो बराबर कास्ट के नहीं होते, एक हाई कास्ट का होता है, एक लो कास्ट का होता है। ठीक है। तो इंडोगैमी हो गया अपनी कास्ट के अंदर शादी करना, और एक्सो हो गया कि कास्ट से बाहर जाके शादी करना। ये कास्ट के रिलेटेड नहीं है, कास्ट में भी हो गया, रिलीजन्स के उसमें भी आता है, कॉन्टेक्स्ट में भी आता है, और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है, कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है। ये जो है टॉपिक्स, ये बहुत वास्ट टॉपिक हैं, और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे बताना कि इनको मैं एक्सप्लेन कर रहूँगा अच्छे से, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो जो एक्सोगैमी है, एक्सोगैमी के 2 पार्ट्स हैं। पहला है स्पिन द आर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ किन, जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ किन है, जहाँ पे जिस रिश्तेदारी में मना किया जाता है, किनशिप में, किन में कि यहाँ पे रिश्तेदारी नहीं होती है, उसको हम एक्सोगैमी का एक पार्ट मानते हैं। और सिप्ता और गोत्रा एक्सोगैमी, गोत्रा एक्सोगैमी क्या हुआ, गोत्रा हो गया एक ही गोत्र से। मुझे लगता है कि बहुत से जो व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि उनका गोत्रा हो गया कि जो उनका एंसेस्टर्स है उनमें से किसी का भी, किसी के साथ भी, चाहे चाचा हो या मम्मी की साइड से हो, उनके गोत्र से शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये है एक्सोगैमी में। और कल्चर, सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री, रोल ऑफ सिटीज़, ये एक नया जो वर्क है इनका, उसके ऊपर उन्होंने
वर्क किया और डिफाइन बताया हमें। उसमें क्या है, आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन, रूरल प्लस अर्बनाइजेशन। इसको क्या क्या, सिक्योर द एडवांटेज ऑफ अर्बन लाइफ साइमल्टेनियसली विद नेचुरल ग्रीनरी। क्या जो आइडिया है रूरल प्लस अर्बनाइजेशंस का, ये सिक्योर करता है अर्बन लाइफ को, और जैसे और विद किसके साथ, नेचुरल ग्रीनरी के साथ, जैसा कल्चर है उसी के साथ वो टाई अप रखते हैं। सेकंड है ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स, अकॉर्डिंग टू जी एस गुरे, जब कॉलोनियल टाइम था, ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स अलर्ट द इंडियन लाइफ। जब कॉलोनियल टाइम था और जब उसमें ग्रोथ हुई, चेंजिंग हुई लाइफस्टाइल में, और जो लोगों का रहन सहन में मेट्रो सिटीज़ वगैरह बने हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी किसके लिए, एक अलर्ट था किसके लिए, इंडियन लाइफ के लिए। कॉलोनियर इन्वर्ट द प्रीवियस पैटर्न, उन्होंने प्रीवियस पैटर्न को चेंज कर दिया। थर्ड है द टाउन एंड सिटीज़ वाज नो लॉन्गर द आउटलेट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड हैंडीक्राफ्ट बट दे बिकेम द मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। जैसे जो टाउन और सिटीज़ थे वो आउटलेट नहीं बने एग्रीकल्चर के शोरूम या आउटलेट्स वगैरह नहीं बने, बल्कि उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गए वो, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। फोर्थ पॉइंट है दिस सेंटर्स यूज़, कौन से, जो टाउन और सिटीज़ वगैरह थे उनको रूरल एरिया यूज़ करने लगे, प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वो जो सेंटर्स थे वो जो क्या थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस थे, ठीक है। जो विलेज लाइफ थी उनको वो रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करने लगे, और उसको जो मटेरियल था उसको बेचने के लिए मार्केट जो है वहाँ पे सेल करने लगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है द मेट्रोपॉलिटन इकॉनमी इमर्ज टू डोमिनेट द विलेज इकॉनमी, और ऐसे करने से क्या हुआ कि जो सिटीज़ की लाइफ थी, जो सिटी मेट्रोपॉलिटिशियंस थे, उन्होंने उनका जो कल्चर था, उनका रहना सहना था, वो उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, किसको, विलेज इकॉनमी को, विलेज लाइफ को, विलेज लाइफस्टाइल कल्चर को टोटल डिफरेंट कर दिया। तो देखिए आज भी हम अगर गांव में चले जाएं तो अपने आप को देखते हैं कि हम कितने चेंज है, वो उनकी लाइफ एकदम अलग लगती है। हमें अपने लाइफ को देख के सोचते हैं कि ये कैसे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसकी वजह से है, वही कॉलोनिज़म और चेंजिंग आई है जो कल्चर में, उसकी वजह से हमें डिफ्रेंसिएशन लगती है। और जो ये वाला कल्चर है आज के टाइम में जो चल रहा है, इसने डोमिनेट किया किस पे, विलेज लाइफ पे। देयरफॉर अर्बनाइजेशन स्टार्टेड मेकिंग इनरोड इनटू द रूरल हिंटरलैंड इन कॉन्टैक्ट टू प्रीवियस पैटर्न। क्या जब जो मेट्रोपॉलिटन इकॉनमी है उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया किस पे, विलेज इकॉनमी पे, और उन्होंने क्या कर दिया, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। अर्बनाइजेशन में क्या हुआ कि रोड्स वगैरह कनेक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी किसके साथ, रूरल एरियाज़ के साथ, ताकि वहाँ से रॉ मटेरियल जल्द से जल्द कम खर्चे में और जल्दी छोटे वक्त में, ज़्यादा वक्त भी वेस्ट ना हो और ख़र्चा भी ना आए, उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे जो है रोडें बनाने स्टार्ट कर दी, और वहाँ से रॉ मटेरियल ला के सिटीज़ में उनको सप्लाई करने लगे बना के उसको। नेक्स्ट उनकी जो बुक है, उनका जो वर्क है वो है सिविलाइजेशन और कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें है देयर आर टू कन्फ्लिक्टिंग व्यू अबाउट द ग्रोथ एंड ए कल्चरेशन पैटर्न ऑफ कल्चर। उन्होंने कहा है कि दो प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट करने वाली पॉइंट्स हैं किसके, ग्रोथ और ए कल्चरेशन पैटर्न ऑफ कल्चर में। वो क्या है, फर्स्ट व्यू क्या है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ कल्चर। फर्स्ट पॉइंट है जो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, उसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट है कल्चर की ग्रोथ। उसमें क्या पॉइंट है, एनी कम्युनिटी कल्चर ग्रो क्वाइट इंडिपेंडेंटली ऑफ सिमिलर इवेंट बीइंग एल्सवेयर आर प्रीडोमिनेंटली विद द रेफरेंस टू लोकल नीड्स एंड लोकल सिचुएशन।
उन्होंने कहा है कि कोई भी कम्युनिटी ग्रो करती है क्वाइटली, चुपके से और दूसरे को बिना बताए हुए। वो क्या ऐसे क्या होता है एल्सवेयर, या फिर किसकी वजह से, प्रीडोमिनेंट विद रेफरेंस टू लोकल, या कि दूसरे के जो लोकल है उसकी वजह से, लोकल लीड्स और लोकल सिचुएशन की वजह से जो कम्युनिटी कल्चर है उसमें इंडिपेंडेंट हो जाती है, डिपेंड नहीं होती दूसरे पे, अलग से वो अपने आप को चेंज करती है। सेकंड पॉइंट है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या हुआ, कोई भी एक कल्चर की चेंजिंग, छोटी सी एक कल्चर की चेंजिंग दूसरी जगह जाके डिफ्यूज हो जाती है, वहाँ पे फैल जाती है और उसको लोग अप्लाई करते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे हम पहले पुराने टाइम या गांव की देहात के कल्चर की बात करें, वहाँ का हम अगर रहन सहन देखेंगे, कपड़े लगाने का तरीका, वहाँ पे धोती पहनते हैं, सलवार कमीज़ पहनते हैं, सर पे पगड़ी वगैरह पहनते हैं या टोपी लगाते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन कल्चर, पैंट कमीज़ लगा रहे हैं, हम शूज़ लगा रहे हैं, मतलब एकदम टोटल। ये क्या है, ये डिफ्यूजन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन है। वेस्टर्न का हम जो कल्चर है उसको अपना रहे हैं अपने डेली लाइफ में। तो क्या है, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कल्चर ग्रो बाय डिफ्यूजन। कल्चर है जो वो डिफ्यूजन की वजह से फैला। ए सिंगल इन्वेंशन और डिस्कवरीज मेड एट वन प्लेस। कोई भी चीज़ जो इन्वेंट होती है या डिस्कवर होती है किसी एक जगह पे, एंड अल्टीमेटली इट्स दिस कल्चर ट्राई डिफ्यूज थ्रू द वर्ल्ड। और ये जो डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, वो डिफ्यूज हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। सेकंड है, गुरे हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन द पावर ऑफ मैन टू प्रिजर्व द बेस्ट ऑफ हिज ओन कल्चर। अकॉर्डिंग टू गुरे उनका बहुत ही ज़्यादा फेथ है कि जो इंसान है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करता है, जो अपना ओल्ड कल्चर है उसके साथ साथ नया कल्चर है जो हिज ओन स्पिरिट ऑफ न्यू कल्चर, नए कल्चर को भी क्या करता है, ऐड करता है उसमें। ठीक है, गुरे मैन प्रिजर्व द बेस्ट ओल्ड कल्चर वाइल क्रिएटिंग न्यू। जैसे कि अपने जो ऑलरेडी पुराना कल्चर है उसको प्रिजर्व रखता है और उसमें नया कल्चर भी ऐड करता है। एक कल्चरेशन बेस्ट ऑफ ऑन प्लस बेस्ट ऑफ अदर। जो एक कल्चरेशन होता है बेस्ट ऑफ ऑन जो अपने आप में है और बेस्ट ऑफ अदर्स दूसरे के लिए भी, उसको एक कल्चरेशन बोलते हैं। थर्ड है कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। जो गुरे थे और वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे जो एवोल्यूशन हो रहा है हिंदू सिविलाइजेशन में, विच हैज़ बीन टर्म्ड एज ए कम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस। उसको क्या टर्म दिया, कम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस का। फोर्थ पॉइंट है कि उन्होंने कहा द प्रोसेस ऑफ ए कल्चरेशन इज़ मोर रेलिवेंट देन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू जी एस गुरे, जो कल्चरेशन का एक कल्चरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा रेलिवेंट है बल्कि द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो रेलिवेंट एकल्चरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा रेलिवेंट है। फिफ्थ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू गुरे ही थिंक दैट द चेंजिंग टास्क फॉर सोशोलॉजिस्ट इज़ टू एनालाइज दिस कम्प्लेक्स एकल्चरेशन प्रोसेस इन इंडिया। वो हमेशा सोचते हैं कि जो चैलेंजिंग टास्क है सोशोलॉजिस्ट के लिए एनालाइज करना, जो ये आज की जो कम्प्लेक्स एकल्चरेशन है प्रोसेस हो रही है इंडिया में, जो एकल्चरेशन का प्रोसेस है इंडिया में, इसको आइडेंटिफाई करना, इनको एनालाइज करना एक सोशोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे कि कॉस्ट स्टार्टेड बाय ब्राह्मण्स सेपरेट टू अदर्स। सिक्स पॉइंट है कि in this analysis of cost, Gurre referred to how caste system was developed by the Brahmins and how it spread to other section of the population. According to Gurre, उन्होंने जो एनालाइज किया कि जो कास्ट सिस्टम है वो कैसे डेवलप किया है ब्राह्मण्स ने और ये कैसे स्प्रेड हुई है अदर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। दूसरी जो सेक्शन है पॉपुलेशन की उसमें जो कास्टिज़म है वो कैसे स्प्रेड हुई, कैसे फैली, उसमें क्या चेंजिंग आई और क्या बदलाव आए। नेक्स्ट बुक है इनकी जी एस गुरे की रिलीजियस सेंटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज।
रिलीजन है जो वो क्या है, सेंटर ऑफ कल्चर हेरिटेज, कल्चर को संभाल के रखता है क्या, रिलीजन। तो इसमें गुरु ने क्या बोलने की कोशिश की है कि गुरु थिंक दैट, वो ये सोचते हैं कि रिलीजन है जो वो सेंटर ऑफ टोटल कल्चरल हेरिटेज ऑफ मैन है। जो रिलीजन है वो क्या है, सेंटर है, एक हब है जहाँ पे कल्चरल को प्रिजर्व किया जाता है, संभाल के अच्छे से उसको, जो उसकी एग्जैक्ट शक्ल है, एग्जैक्ट रीति रिवाज हैं, उनको संभाल के रखा जाता है अकॉर्डिंग टू रिलीजन। ठीक है। सेकंड क्या कहा गुरु ने कि इट मोल्ड, ये क्या करता है, मोल्ड करता है इंसान को, सोसाइटी को चेंज करता और डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ मैन इन सोसाइटी, और जो इंसान है सोसाइटी में उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है रिलीजन अकॉर्डिंग टू जीएस गुर्रे। गुर्रे के हिसाब से इन्होंने क्या कहा है कि जो 6 बुक लिखी हैं टू ब्रिंग आउट द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटीज़। ठीक है, इन्होंने 6 किताबें लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं किसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर, द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, रिलीजन का क्या रोल है सोसाइटी में। तो वो बुक्स क्या हैं, फर्स्ट है द इंडियन साधुज, सेकंड है गॉड्स एंड मैन, थर्ड है रिलीजियस कॉन्शियसनेस, फोर्थ है इंडियन एकल्चुरेशन, सेवंथ है वैदिक इंडिया एंड द लेजेंडरी ऑफ रामायण। ये जो बुक्स हैं ये इन्होंने लिखी हैं रिलीजन के बेस पे, जिसके ऊपर डिफ़ाइन किया है कि जो रिलीजन का क्या रोल है। गाइस फिर से मैं एक बार आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए, और उस पर ऑल पे टिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई नोटिफिकेशन लाऊँ तो आपको उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो जो बुक है इनकी इंडियन साधु, उसमें क्या लिखा है, इंडियन साधु जो बुक है लिखी है 1953 और 1964 के बीच में। इन्होंने क्या कहा है इस बुक में, द सोशोग्राफी ऑफ द वेरियस सेक्ट्स एंड रिलीजियस सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द ग्रेट वेदांतिक फिलासफर शंकराचार्य एंड अदर नोटेबल रिलीजियस फिगर। ठीक है, इंडियन साधुज हैं जो इसमें क्या है, जो सेक्ट्स हैं रिलीजन्स के छोटे छोटे, और रिलीजन सेंटर है जो कि एस्टेब्लिश किए हैं ग्रेट वेदांतिक फिलासफर, किसने, शंकराचार्य, और भी नोटेबल रिलीजियस फिगर्स हैं इसमें। सेकंड, हाईलाइट द पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ रिन्यूकेशंस इन इंडिया। हाईलाइट किया है इसमें इंडियन साधुज में कि जो रिन्यूकेशंस क्या हुआ कि दोबारा से हिंदुइज़्म में आना, जो छोटी कास्ट हैं या जो लोग आना चाहते हैं, जो हिंदुइज़्म को छोड़ के चले गए थे, कन्वर्ट हो गए, तो उनको वापस रीयूनियन करना, दोबारा से उनको ज्वाइन करना हिंदुइज़्म में। थर्ड है कि जो साधुज और सन्यासी हैं इज सपोज टू बी डिटैच फ्रॉम ऑल कास्ट नॉर्म्स एंड सोशल कन्वेंशंस एक्स्ट्रा। जो साधुज और सन्यासी हैं वो लगता है कि डिटैच हो चुके हैं बाकी कास्ट से, नॉर्म्स और सोशल कन्वेंशन से। येट स्ट्रिक्टली इनफ सिंस द टाइम ऑफ शंकराचार्य द हिंदू सोसाइटी हैज़ मोर और लेस बीन गाइडेड बाय द साधुज। लेकिन ये जो साधुज और सन्यासी हैं, इन्होंने शंकराचार्य के टाइम में हिंदू सोसाइटी क्या किया था, इन्होंने ये गाइड करते थे इसको, सोसाइटीज़ को, साधुज। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द मोस्ट ऑफ देम, जो साधुज हैं या सन्यासी हैं वो बिलोंग करते हैं मोनास्टिक ऑर्डर को, विच हैव डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशन, जिनका अलग से एक ट्रेडिशंस है। फिफ्थ पॉइंट है मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज ए प्रोडक्ट ऑफ हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। जो मोनास्टिक है ट्रेडिशन ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो किसकी प्रोडक्शन है, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म की। द राइज ऑफ द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म मार्क द डिक्लाइन ऑफ इंडिविजुअल एसेट लाइक विश्वामित्रा। जो बुद्धिज़्म और जैन है वो एक डिक्लाइन है, क्या,
डिक्लाइन क्या हुआ, किसी भी रिलीजन का टूटना या उसका बिखर जाना। डिक्लाइन है ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स, जैसे कि विश्वामित्र है जो, वो एक डिक्लाइन था। सिक्स्थ है पॉइंट है इसमें, इंडियन साधु जो बुक है उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू जी.एस. गुर्रे, इंडियन साधु हैं जो एक्ट एज द आर्बिट्रियर्स ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स, ये हमेशा वो करते हैं इंडियन जो रिलीजन है उसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। पैट्रोनाइज लीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड द सीक्रेट लॉर एंड इवन डिफेंड रिलीजियस अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स, ये जो साधुज हैं वो हमेशा वर्क करते हैं रिलीजन को बचाने की, हिंदुज़म को बचाने की, और जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़े, जब भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अटैक में, वो हमेशा इसको संभाल के रखने की हिम्मत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। और जो जी.एस. गुर्रे हैं उनके ऊपर बहुत सारे जो बाकी थिंकर्स हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, तो चलो हम क्रिटिसाइज जो है उसको भी देखते हैं। एक है इंडोलॉजी, कॉस्ट, ब्राह्मिकल पी.ओ.वी. सेकंड है ट्राइब, इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन इज़ ए वैल्यू लोडेड कंसेप्ट, ये क्रिटिसिज्म है। आर्म चेयर थ्योरिज्म, SC/STs, OBC, Muslim as a threat is not acceptable as they widely participate in INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि जो SC/STs, OBC हैं इनके ऊपर इन्होंने डिफ़ाइन तो किया है, इन्होंने लिखा, लेकिन इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम और थ्रेड है, बट ये थ्रेड कैसे हो सके, ये क्रिटिसिज्म है जो कि जी.एस. गुर्रे के वर्क के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया। कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक थ्रेड है। हालांकि उन्होंने जो इंडिया को अलग करने के लिए, इंडिया को आज़ाद करने के लिए फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर इंडोलॉजी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी चेंज हाईलाइट बाय फील्ड स्टडीज़, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन। जो इंडोलॉजी है, इन्होंने जो कंसेप्ट लगाया कि इंडियन को यहाँ स्टडी करना चाहिए, वो एक जो अकाउंट है कंटेम्प्रेरी चेंज है वो हाईलाइट नहीं कर रहे, जैसे कि डोमिनेंट कास्ट हो गया, संस्कृताइजेशंस हो गया, इसके अकॉर्डिंग। डिफरेंट इंडोलॉजिकल गिव कंट्राडिक्शनरी एक्सप्लेनेशन, कॉलोनिज्म वर्सेस नेशनल इंटीग्रेशन, ये वाली पिके। रिलीजन टेक्स्ट प्रेजेंट ए वैल्यू वाइल रियलिटी वाज डिफरेंट, फैक्ट वर्सेस वैल्यूज़, क्या कि जो रिलीजन है उन्होंने कहा है कि प्रिजर्व करते हैं